काला कोट पहने एक महिला अदालत के अंदर दाखिल होती है और चुपचाप एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर एक मर्डर केस की सुनवाई होने वाली थी। मुलजिम कटघरे में खड़ा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे और वकील तैयारी में लगे थे। तभी अचानक भरी अदालत में एक गोली की आवाज़ आती है। गोली सीधे जाकर मुलजिम को लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। लोगों की नज़र पीछे घूमी। पिस्तौल काले कोट वाली महिला के हाथ में थी। गोली चलाने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। पुलिस पकड़ने आई तो उसने कोई विरोध भी नहीं किया। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, मानो अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, मुलजिम के साथ न्याय हो गया हो। इस महिला की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बन गई। क्या है आखिर इस कहानी में? क्यों एक महिला ने बदले के लिए सारी सीमाएं पार कर दी? नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से मैरियन बाकमायर। वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मैरियन की जिंदगी मुश्किलों में गुजरी थी। गरीबी में बचपन गुजरा। बाप माता पिता था। 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। 2 बच्चे हुए। देखभाल करने के लिए न पैसा था न उम्र। 100 बच्चों को उसने अडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर 19 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़का पब का मैनेजर था। मैरियन भी वहीं काम करती थी। दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा एना। 2 बच्चों को छोड़ चुकी मैरियन के लिए एना उसका सब कुछ थी। पति से तलाक होने के बाद उसने उसे अकेले पाला। खुद काम करती रही। इसके कुछ नुकसान भी थे। एना कई बार घर पर अकेली रहती। कई बार मैरियन को रात को काम करना पड़ता, इसलिए दिन में वो अपनी नींद पूरी करती और एना को दिन अकेले गुजारना पड़ता। हालात ऐसे थे कि 7 साल की उम्र में एना अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसे नाचना गाना पसंद था। दिन में खेलने के लिए वो अपने पड़ोस के घरों में जाती थी और वहाँ रहने वाले कुत्ते बिल्लियों के साथ अपना वक्त गुजारती थी। मैरियन और एना की ज़िंदगी साधारण थी। पैसा बहुत नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। इस नॉर्मल ज़िंदगी में फिर एक रोज़ एक भूचाल आया। साल था 1980। 7 मई की तारीख थी। 7 साल की एना स्कूल से घर आई। उस सुबह घर से निकलते हुए उसकी अपनी माँ से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और एना अभी तक उस बात को लेकर दुखी थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करके खाने लगी। मैरियन के घर आने में अभी वक्त था। अक्सर ऐसे में एना खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती थी। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाई। शाम को जब उसकी माँ घर लौटी, उसने पाया कि एना घर में नहीं है। उसने आसपास पूछा लेकिन एना कहीं नहीं थी। देर रात तक भी जब एना घर नहीं लौटी, उसकी माँ सीधे पुलिस स्टेशन गई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने एना को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसका कहीं पता न चला। फिर एक रोज़ एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने कहा कि उसे एना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। इस मामले में उसने एना के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर शक था जिसका नाम था क्लास गेवोस्की। गेवोस्की का नाम पहले से अपराध से जुड़ा था। यौन अपराध के मामले में वो सज़ा काट चुका था। इस मामले में राहत पाने के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए खुद को नपुंसक बना लिया था और अब वो एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर भी शक के आधार पर पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची। थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने पूरी कहानी बता दी। हुआ यूं कि उस रोज़ जब एना अपने घर से निकली, रास्ते में उसकी मुलाकात गेवोस्की से हुई। गेवोस्की पड़ोस में ही रहता था। एना उसे जानती थी, इसलिए गेवोस्की के कहने पर वो उसके साथ उसके घर चली गई। इसके बाद उसने एना का यौन शोषण किया और अंत में उसकी हत्या कर डाली। उसने एना के शव को एक
कार्डबोर्ड के बक्से में डालकर पास की नहर में फेंक दिया। गैवोस्की ने अपराध कबूल कर लिया। हालांकि जब अदालत में उसके खिलाफ मामले की शुरुआत हुई, उसने एक नई कहानी बता दी। उसने कहा कि उल्टा एना उससे पैसे मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, लिहाजा गुस्से में आकर उसने एना की हत्या कर डाली। केस एक बच्ची की हत्या से जुड़ा था, इसलिए ये मामला मीडिया में उठा। लगभग पूरे देश में सब लोगों को इस केस की खबर थी। लोग गुस्सा थे, खासकर इस बात से कि गैवोस्की एना पर ही इल्ज़ाम डाल रहा था। गैवोस्की का केस लंबा चला, रोज अदालत की कार्रवाई होती और इस दौरान एक शख्स वहां हमेशा मौजूद रहता, एना की मां मैरियन, जो अपनी बेटी की मौत से दुखी थी। ऊपर से उसे सुनना पड़ रहा था कि यह उसकी बेटी की गलती से हुआ। गैवोस्की ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने एक नया खुलासा भी किया। उसके वकील ने दावा किया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते उसके हार्मोन संतुलन बिगड़ गया है। इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते थे। मैरिन के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि जज पर भी इस अपील का असर पड़ रहा था। खबरों के अनुसार संभव था कि एक बार फिर गैवोस्की छूट जाएगा। इन खबरों ने मैरिन को बेचैन कर दिया था। वो अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना चाहती थी और जब उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि उसकी बेटी को न्याय न मिले, उसने मामला अपने हाथ में लेने की ठान ली। 6 मार्च 1981 की तारीख थी। अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मैरियन उस रोज अदालत में पीछे खड़ी थी। कोर्ट में लंच के ब्रेक के बाद जब जज सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही थी, मैरिन ने अपने पर्स से 1.22 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल निकाली और गैवोस्की को गोली मार दी। मैरिन के मन में गुस्सा इस कदर था कि वो एक गोली पर नहीं रुकी। उसने 8 की 8 गोलियां गैवोस्की के सीने में उतार दी ताकि उसके बचने की कोई संभावना न रहे। गैवोस्की की मौके पर ही मौत हो गई और मैरिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके वारदात पर मौजूद गवाहों के अनुसार हत्या के बाद उसने गैवोस्की के शव की ओर नफरत भरी नज़रों से देखा और बोली, सुअर, तू यही डिजर्व करता था। इसके बाद उसने जज की ओर मुखातिब होकर जोर से कहा, मैं उसे मारना चाहती थी। मैरिन ने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया था, लेकिन कानून की नज़रों में वो मुजरिम थी, इसलिए उस पर केस चला। हालांकि इस दौरान सवाल मैरिन से ज़्यादा उस व्यवस्था पर उठा जिसने गैवोस्की को छोड़ दिया था। दरअसल गैवोस्की के मामले में बाद में कुछ बातें सामने आईं। पता चला कि उसने नपुंसक होने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि नपुंसक होने के चलते बार बार यौन शोषण करने के बावजूद उसकी सज़ा कम हो जाती थी। दूसरी तरफ मैरिन लोगों के लिए हीरो बन चुकी थी। पब्लिक में उसके प्रति सहानुभूति थी। अदालत में जब उसका केस चला, लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे, मैरिन, हम तुम्हें समझते हैं। मैरिन के पक्ष में 15,000 लोगों ने खत लिखा कि उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत हालांकि ऐसा नहीं कर सकती थी। मैरिन को सज़ा मिली, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई। उसे मात्र 6 साल की सज़ा हुई और सिर्फ 3 साल सज़ा काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। मैरिन इसके बाद देश छोड़कर बाहर चली गई। उसने एक और शादी की, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। साल 1996 में उसकी कैंसर से मौत हो गई। मौत के बाद उसे बेटी एना के बगल में ही दफना दिया गया। आगे चलकर मैरिन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बन गई। इनमें से एक फिल्म का नाम था नो टाइम फॉर टीयर्स, द वाकमायर केस। फिल्म का वो सीन जिसमें मैरिन गैवोस्की को गोली मारती है, उसकी रील्स और शॉर्ट्स इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु लोगों को सचेत करना है और सावधान करना है। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।